अगर आप फिनलैंड स्टडी करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जॉइंट एप्लीकेशन क्या होती है और सेपरेट एप्लीकेशन क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी डेडलाइन को वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहते, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। जॉइंट एप्लीकेशन तो सबमिट कर रहे हैं, 100 यूरोज तो दे रहे हैं, तो क्या हमने हर एक कोर्स का सेपरेटली 100 यूरो पे करना है? क्या फिनलैंड जो है हमें ये चीज अलाउ करता है कि हम स्पाउस साथ लेके जा सकें? तो अगर बात की जाए फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा टॉप नॉच कंट्री है जिसके अंदर एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस फ्री माने जाते हैं। ठीक है, फिनलैंड की जॉइंट एप्लीकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, विद स्पाउस मूव करना चाहते हैं, विद हाई पॉसिबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स इन इट, जो कि आपको हाई पॉसिबिलिटी मिल सकती है स्कॉलरशिप्स में कि आपको यूनिवर्सिटी 100% तक भी स्कॉलरशिप ग्रांट कर सकती है। सो प्लीज दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम एंड अप्लाई थ्रू अस। सो बेसिकली फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए दो मेजर रूट्स हैं, एक ज्वाइंट एप्लीकेशन एंड सेपरेट एप्लीकेशन। सबसे पहला हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ज्वाइंट एप्लीकेशन के बारे में। ज्वाइंट एप्लीकेशन का टर्म किस तरह से और किस लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ज्वाइंट एप्लीकेशन एक टर्म है जब हम फिनलैंड में एक पोर्टल के थ्रू, विच इज अ स्टडी इन्फो पोर्टल, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। ज्वाइंट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप टू 6 स्टडी सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर। जो कि लास्ट ईयर से फिनलैंड ने अपनी 100 यूरोज एप्लीकेशन फीस भी उसके लिए रखती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिला वजह ही बगैर एलिजिबिलिटी देखे अप्लाई करते रहते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी ये चीज सॉर्ट करने में कि वो किसको एलिजिबिलिटी को देखें और किसको ना देखें, और कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है और कौन जो है वो ऐसे ही अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस चीज को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने 100 यूरोज एप्लीकेशन फीस रखी उस पोर्टल की जहां से आप अप्लाई करेंगे फॉर ज्वाइंट एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन के अंदर आप 6 सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ। ज्वाइंट एप्लीकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज डिफरेंट हैं और सेपरेट के लिए डिफरेंट। ज्वाइंट एप्लीकेशन के लिए वो यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं जिनका टाइम स्पैन बिल्कुल सेम होता है, सेम डेट पे ओपन होती है और सेम डेट पे ही वो कंप्लीट होकर बंद हो जाती हैं। ठीक है, जनवरी के स्टार्ट में बिल्कुल वो एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड वो मिड ऑफ जनवरी या कह लेंगे एंड ऑफ जनवरी में वो कंप्लीट होकर उनका राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है और एप्लीकेशन सबमिशन उनकी डेडलाइन आ जाती है। सो बेसिकली इनका जो टाइम स्पैन इस दफा है वो है 7 जनवरी से 21 जनवरी, जो ज्वाइंट एप्लीकेशंस का एक टाइम स्पैन है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, अपना यूनिवर्सिटी सॉर्ट कर सकते हो और उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। 21 जनवरी के बाद कोई भी ज्वाइंट एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो सकती, ना ही आप उनको अपील कर सकते हो, ना ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ज्वाइंट एप्लीकेशन का पोर्टल इसी टेन्योर टाइम में खुलेगा और इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स का मोस्टली आता है कि हम ज्वाइंट एप्लीकेशन तो सबमिट कर रहे हैं, हम 100 यूरोज तो दे रहे हैं, तो क्या हमने हर एक कोर्स का सेपरेटली 100 यूरो पे करना है? नो, दिस पोर्टल कलेक्टिवली टेक्स 100 यूरोज फ्रॉम यू, जिसकी एप्लीकेशन फी जिसको कंसिडर करते हैं। इसके अंदर आप 6 कोर्सेज ऐड ऑन कर सकते हो ज्वाइंट एप्लीकेशन के अंदर एक ही फॉर्म फिल करके। इसको हम लोग ज्वाइंट एप्लीकेशन कहते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड या यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू आ जाती है। ठीक है, ये सेपरेटली ओपन नहीं होती है, इसी टाइम स्पैन में ओपन होगी और इसी में ही बंद हो जाएगी और उसके बाद ये ओपन भी नहीं होगी। ठीक है, सो ज्वाइंट एप्लीकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? बेसिकली इसका एडवांटेज ये होता है कि आप एक ही फॉर्म के अंदर, एक ही पोर्टल के अंदर मल्टीपल कोर्सेज ऐड कर सकते हो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, एक ही एप्लीकेशन फीस देके उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई हमें तो सारा साल वेट करना पड़ेगा और हम इसके बाद करनी। मेजरली जो फिनलैंड की इनटेक है वो जनवरी में ही ओपन होती है और जनवरी में ही क्लोज हो जाती है। सो यू हैव टू फॉलो दिस टाइम स्पैन एंड यू हैव टू फॉलो द डेडलाइन फॉर दिस। सो द सेकंड पार्ट फॉर द फिनलैंड इज के सेपरेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं और सेपरेट और ज्वाइंट में फर्क क्या है। सो सेपरेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं? बेसिकली सेपरेट एप्लीकेशंस वो होती हैं जो यूनिवर्सिटी सेपरेटली ओपन होती हैं, जो ज्वाइंट टाइम को फॉलो नहीं करेंगी। 7 जनवरी से 21 जनवरी की एक सबमिशन टाइम है, इसको फॉलो नहीं करेंगी, उनकी अपनी डेडलाइन होगी और अपना स्टार्ट टाइम होगा, उसको हम बेसिकली सेपरेट एप्लीकेशन कह रहे हैं। सेपरेट एप्लीकेशन में वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टो है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेम्परे है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है, ये सब ओपन होंगी और इनकी अपनी अपनी डेडलाइंस हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टो है 15 दिसंबर से ओपन हुई है और उसकी डेडलाइन अगर 2 जनवरी है, तो आपको इसी टाइम स्पैन में अपनी एप्लीकेशन पुट ऑन करनी है। अब जो मेजरली क्वेश्चन इस बात पे उठ सकता है कि क्या सेपरेट एप्लीकेशन और ज्वाइंट एप्लीकेशन के लिए हम 100 यूरोज पे करते हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशन के लिए आपने पे किया, तो क्या हमें सेपरेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए दोबारा से एप्लीकेशन फीस देनी है? नो, बेसिकली फिनलैंड ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि आप ओवरऑल एक ही दफा एक इनटेक के लिए 100 यूरोज पे करोगे और उसके अंदर आप सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हो और उसके अंदर आप ज्वाइंट एप्लीकेशन को भी टारगेट कर सकते हो। अब सेपरेट यूनिवर्सिटीज का ये सीन है कि वो ज्वाइंट एप्लीकेशन के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करना चाहती, वो अपना अलग से ही सिस्टम रखती हैं। बेसिकली स्टडी इन्फो के पोर्टल को ही फॉलो करती हैं, लेकिन उनका टेन्योर और सबमिशन टाइम उनका डिफरेंट है। तो आपको सेपरेटली ही उन यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, अलग से फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। उनकी बकायदा आपको अलग से एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, बट दे आर इन द सेपरेट टाइम स्पैन, आपको टाइम स्पैन उनको फॉलो करना होगा और सेपरेटली ही अपनी एप्लीकेशन फिल करके वहां पर सबमिट करनी होगी। एक ही फॉर्म में आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। क्या आप सोचो कि ज्वाइंट और सेपरेट का हम ऑल्टो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू को आप
कंबाइन करके एप्लीकेशन फॉर्म एक ही में डाल दो, ऐसा ऑप्शन ही नहीं आएगा आपको सेपरेटली ही दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेडलाइंस और एलिजिबिलिटी को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो और फिर उसमें अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली एक छोटा सा कंपैरिजन समझ लेते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन वर्सेस सेपरेट एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन जिसमें एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, उसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऐड ऑन हो सकती हैं। सेपरेट एप्लीकेशन सेपरेटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करना होगा, सेपरेटली उसका फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। डिफरेंट डेडलाइंस होंगी दोनों की। ज्वाइंट एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो मैं आपको टाइम स्पैन दोबारा बता रही हूँ, दैट इज 7 जनवरी टू 21 जनवरी, आपको उसी को फॉलो करना होगा। और सेपरेट की डिफरेंट डेडलाइंस है, जैसे 15 दिसंबर से 2 जनवरी, किसी की 21 जनवरी, ठीक है। डिफरेंट आपको टाइम स्पैन को फॉलो करना होगा सेपरेट यूनिवर्सिटीज के लिए और उनको फिगर आउट भी करना होगा कि किसकी डेडलाइन कब है। एक ही पोर्टल है लेकिन आपको इवेंचुअली सेपरेट फॉर्म्स फिल करने होंगे दोनों के लिए। अगर बात की जाए फिनलैंड में बेनिफिट्स की कि हम क्यों अप्लाई करें, किस लिए अप्लाई करें, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। तो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रीवियस वीडियोस हैं जिनके अंदर फिनलैंड का पूरा बजट, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई होता है, कितना बजट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, वो सब चीजें डिस्कस हो चुकी हुई हैं। तो आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं फॉर गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनलैंड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फिनलैंड जो है हमें ये चीज अलाउ करता है कि हम स्पाउस साथ लेके जा सकें। तो बेसिकली अभी तक फिनलैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेम डे पे स्पाउस के साथ ट्रेवल कर सकते हो, इवन विद योर फैमिली ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमारे बहुत सारे केसेस फिनलैंड जा भी चुके हैं विद स्पाउस ऑन द सेम डे ट्रेवल करके और आगे जाएंगे भी। बट कुछ ऐसी समरीज चल रही हैं जो सुनने में भी आ रही हैं, या कुछ ऐसी समरीज जो है वो इन प्रोसेस है कि शायद फिनलैंड में 1 साल तक स्पाउस जो है वो सेम डे ट्रेवल नहीं कर सकेगा। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू अप्लाई राइट नाउ अगर आप इस तरह की किसी भी समरीज से बचना चाहते हैं और उससे पहले ही अप्लाई करके फ्लाई करना चाहते हैं विद योर फैमिली। हो सकता है कि स्पाउस सेम डे पे ट्रेवल ना कर सके और उसके लिए भी एक टाइम स्पैन रख दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर बाद स्पाउस आ सकता है। अभी तक ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं दिया गया है या इस तरह की कोई फाइनल एंड फुल फ्लेज चीज नहीं पब्लिश की गई है, बट ऐसी चीजें कुछ सुनने में आ रही है कि ऐसा हो सकता है। सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कंट्री एंड दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू फ्लाई टू द फिनलैंड विद स्पाउस विद योर चिल्ड्रन एज वेल। सो अगर बात की जाए फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा टॉप नॉच कंट्री है जिसके अंदर एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस फ्री माने जाते हैं, ठीक है। आप अगर मेडिकल रिलेटेड कोई भी आपको कंसर्न है, कोई भी इश्यू है, तो आपको फ्री आपका इलाज हो सकता है। और आपके इवन दो अगर आपके चिल्ड्रन आपके साथ हैं तो डे केयर सेंटर की वहां पर फ्री आपको जो है एक कह लें कि आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्री वहां पर डे केयर सेंटर मिल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर फैमिली एज वेल कि अगर आप जा रहे हैं और वहां पर आप मेडिकल या फिर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं जहां जो सेफ भी हो और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी हो, तो फिनलैंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि स्टूडेंट्स का कंसर्न आता है हमारे पास कि हम पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई होगा। अच्छा, मोस्ट रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको गाइड करूँ तो हम जब अपना फिनिश्ड लैंग्वेज कोर्स पढ़ते हैं, लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जब अपने मास्टर्स के लिए जाते हैं या अपने स्टडीज के लिए जाते हैं तो वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स 15 क्रेडिट आवर्स फिनिश लैंग्वेज के पढ़ाते हैं। अगर आप इस काबिल हैं कि आप वो लैंग्वेज वहीं पर लर्न कर सकते हैं तो आप ड्यूरिंग द स्टडीज भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना जो मास्टर्स है वो 2 साल का कंप्लीट किया है और 2 साल पीएसडब्ल्यू के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ड्यूरिंग द स्टडीज अगर आप फिनिश लैंग्वेज टेस्ट अपना अटेम्प्ट कर लेते हैं, व्हिच इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर पीआर, तो आप ड्यूरिंग द स्टडीज भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज आप फिनिश लैंग्वेज टेस्ट अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड यू पास इट, तो भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट है कि ड्यूरिंग द स्टडीज अगर आप फिनिश लैंग्वेज सीख के अपना पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मे बाय अटेम्प्टिंग द फिनिश लैंग्वेज टेस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ, वो ये इशू है कि जब स्टूडेंट्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं हमसे प्रोसेस करवाने के लिए, मोस्टली जो मैरिड कपल्स होते हैं, बेसिकली उन्होंने क्या किया होता है कि उनका पासपोर्ट पे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है हमारी, उनका नाम सहरिश है, ठीक है, और उनके फादर का नाम फखर है। सहरिश फखर नेम होना चाहिए जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे भी होगा, आपके पासपोर्ट पे भी वही होना चाहिए। मोस्टली गर्ल्स मोस्टली ऐसा करती हैं कि जब उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाती है या वो मैरिड हो जाती हैं तो वो अपने पासपोर्ट के ऊपर अपना सरनेम भी चेंज कर लेती हैं, मतलब हस्बैंड का साथ अटैच कर लेती हैं। सहरिश फखर का नाम सहरिश फखर ही रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ योर हस्बैंड। आपका फर्स्ट नेम और सरनेम अगर चेंज हो जाता है तो इट मींस कि वो दो कोई इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो पहले स्टूडेंट जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए उसके ऊपर सरनेम में फर्क है और आपके पासपोर्ट पे फर्क है। इवन दो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करते हैं कि प्लीज अपने हस्बैंड के साथ जो नेम है उसको एज अ सरनेम मत अटैच करें, बट जो आपका नीचे बॉक्स मेंशन होता है जिसमें हस्बैंड्स नेम लिखा जाता है उसके अंदर जरूर मेंशन करवाइए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना सरनेम नहीं चेंज करें, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फर्स्ट नेम और सरनेम मैच करके रखें और उसी तरह से उसी तर्ज पे ही अपने पासपोर्ट को भी बनवाएं। बेशक आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है और आपका हस्बैंड्स नेम साथ आएगा, बट डेफिनेटली हस्बैंड्स नेम वाले सेक्शन में आपका नेम आएगा, लेकिन आपके हस्बैंड का नेम आएगा, लेकिन आप प्लीज अपने नेम और सरनेम को पासपोर्ट पे बिल्कुल भी मत चेंज करें। दिस इज गोइंग टू बी अ इशू फॉर यू। आपकी इंडिविजुअलिटी का मसला हो सकता है कि आप जो है वो आपके नेम में फर्क है, आप लाइक फर्स्ट नेम एंड सरनेम में डिफरेंस है, सो यू हैव टू कॉप अप विद द सिचुएशन। तो आपको उसी तरह से ही अप्लाई करना है। अपने रियल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है आपके पासपोर्ट पे भी वही नेम होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट जो मैं केस डिस्कस करना चाहती हूँ, यहाँ पर ये इशू डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बेसिकली वो विदाउट
अटेस्टेशन आते हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्या अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स की। चलिए वो तो हम साथ साथ गाइड कर भी देते हैं स्टूडेंट को, बट आपके जो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC, मोफा, HEC अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं भी हैं एंड यू आर कमिंग टू अस, तो हम आपका अप्लाई उस तरह से कर देंगे, बट इवेंचुअली यूनिवर्सिटी आपसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और जो अटैचमेंट डेडलाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर फिनलैंड में अप्लाई करने की डेडलाइन 21 जनवरी है, अगर उन्होंने अटैचमेंट की डेडलाइन आपको 28 जनवरी दी है, तो हर सूरत आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हर सूरत अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करना जरूरी है अटेस्टेड। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, वो जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं इन बेसिस के ऊपर कि आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, तो आपने ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि आप अटैचमेंट डेट्स को भी याद रखें कि अगर कोई अटैचमेंट की आपकी डेट है तो आप उस दिन उस अटैचमेंट को अटैच लाजमी करें। अटैचमेंट का मतलब आपका कोई IELTS स्कोर भी हो सकता है। अगर आपका IELTS स्कोर अभी तक डन नहीं है और आप फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग IELTS और सम इंग्लिश टेस्ट, तो आप अभी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, इवन तो अपनी एप्लीकेशन फीस भी सबमिट कर सकते हैं, बट अटैचमेंट की जो डेडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आपको अपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उस तरीके को अटैच करना है, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज आपको जो है वो किसी भी सूरत कंसीडर नहीं करेंगी। तो आप कीप इन माइंड कि डेडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हमारी आदत होती है कि हम डेडलाइंस का वेट करते हैं और हम सोचते हैं कि यार मैं अगर 22 डेडलाइन है, 21 डेडलाइन है, तो मैं 20 को अप्लाई करूंगा। नो, प्लीज डोंट डू दिस। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ जाता है या कोई इस तरह की चीज जो मिसिंग आ जाती है, ताकि आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम हो, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम हो कि आप उन चीजों को कंपनसेट करके एटलीस्ट आप डेडलाइन को फॉलो कर सकें। तो प्लीज अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर फिनलैंड, सो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप अपनी सॉर्टिंग स्टार्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करना स्टार्ट करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर कोई एरर्स हैं तो उनको सॉर्ट करके फॉरन से पहले अप्लाई की तरफ आप बढ़ें और अपनी चीजों को सॉर्ट करना स्टार्ट करें।